आशा करता हूं अच्छे होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की आज हमारी थर्ड क्लास है। और क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या? आप कमेंट करके बता दें, फिर आगे चलते हैं और फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? ठीक। कल तक हमने बात की थी कि इसोफेगस तक पढ़ा था हमने। आज उससे आगे की बात करते हैं। डायग्राम तक मैंने समझाया था आपको। सबसे पहले अपन ने टंग की बात कर ली थी, ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं टंग के बारे में। आप बताइए, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, आप सोच लेना आराम से इसका आंसर क्या होगा। हमारी जीभ, टंग, मुख के अंदर यानी कि माउथ में कहां जुड़ी होती है? कहां जुड़ी होती है? कहां जुड़ी होती है तथा किसके द्वारा जुड़ी होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। हमारी जीभ जो है, टंग, मुख में कहां पे जुड़ी होती है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जो भी आंसर देना है आपको, तथा किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये आपको आंसर देना है। मैं आपके बिल्कुल कमेंट्स चेक करूंगा, उससे पहले आपके आंसर देख लूंगा, मैं चिंता मत कीजिए। उससे पहले कल हमने जहां तक पढ़ा था इसोफेगस तक, उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, ये इसोफेगस आई, इस इसोफेगस की लंबाई मैंने बताई थी आपको, लार्ज, कितनी लेंथ होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहां पे इस प्रकार की स्पेंचर लगी होती है और ये इसी प्रकार की आकृति का हमें दिखाई देता है। आप क्या देख पा रहे हो? यहां पे स्फिंक्टर्स लगी होती है एक और यहां पे स्मॉल इंस्टेटाइन स्टार्ट हो जाती है। यहां पे इसी प्रकार से मैं बना रहा हूं, मैं खुद देख लेता हूं एक बार क्या दिख रहा है क्या। पूरी तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आप देखो, इसमें ये हमारा क्या हो गया? इसोफेगस यानी कि ग्रास नली, फूड पाइप। और जैसे ही आपने जो कल मैंने बताया था, मुख के अंदर जो लार सलाइवा मिलकर जो बनता है उसको बोलस कहते हैं। अब बोलस ग्रास नली के द्वारा इसकी सहायता से किसमें पहुंचा? हमारे अमाशय के अंदर पहुंच गया। अमाशय के अंदर पहुंच गया यानी कि स्टमक में। यह है हमारा स्टमक, ये है हमारा स्टमक, जिसे आप पेट बोलते हो, और इसका नाम है अमाशय। अमाशय या इसको जठर भी बोलते हैं, जठर। स्टमक, अमाशय, जठर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने भोजन को खाया, बोलस को, बोलस पहुंचा, सबसे पहले यहाँ पे एक पेशी लगी होती है। पेशी यानी कि मसल्स लगी होती है, उसको हिंदी में अवरोधिनी बोलते हैं और इंग्लिश में स्पिंक्टर्स बोलते हैं यानी कि स्पेंचर बोलते हैं। एक यहाँ पर भी लगी होती है। इन दोनों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले आप स्टोमक को समझो। देखिए, स्टोमक 3 पार्ट होते हैं स्टोमक के। पहला भाग कौन सा है? जहां आप देख रहे हो यहां जुड़ी होती है, ये पहला भाग है। उसके बाद में ये सेकंड भाग है जो बीच का, उसके बाद में ये लास्ट का भाग है। आप देख रहे हो जो ग्रास नली इसोफेगस से स्टोमक जुड़ता है, इसोफेगस से स्टोमक जुड़ता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? यानी कि स्टोमक का कौन सा भाग बोलते हैं? आप खुद देख लो।
ये बोलते हैं इसको कार्डियक, कार्डियक। हिंदी में उसको बोलते हैं जठरा गम। रटना नहीं है, आप समझो, आपको ऐसा याद रखना है कि गम, गम मतलब आना, कि आ चुका, गमन कर चुका, क्या, बोलस। तो रटना नहीं है। पहला वाक्य है जठरा गम, कार्डियक, अंदर आया भोजन, किसमें, स्टमक में, आना मतलब गम हो गया। सेकंड बात करता हूं, ये बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं फंडस, फंडस। इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है, ध्यान में रखिएगा, फंडस बोलते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य कार्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र यानी कि मेजर एरिया, ठीक है। अब जो लास्ट वाला भाग है उसको बोलते हैं भैया जठरा निर्गम, जठरा निर्गम। जठरा निर्गम मतलब पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक बोल। तो आप देख रहे क्या हो कि जो हमारा स्टोमक है उसके कितने भाग है, 25 सेंटीमीटर का ग्रास नली हुआ। अब आप फील करो, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए कार्डियक भाग किसको किससे जोड़ता है, तो ये बात ध्यान रखना, अवाशय का यानी कि स्टोमक का वह भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक। सेकंड बात, जो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक जुड़ा होता है वो भाग क्या कहलाता है, जठरा निर्गम, यानी कि खाना जो है वो निर्गम हो गया यानी कि चला गया, उसको बोलते हैं पाइलोरिक। और बीच का मुख्य क्षेत्र है उसको बोलते हैं फंडस, ठीक है क्या। अब मेरी बात सुनना, आपने जो ग्रास नली तक भोजन पड़ा है, यहां तक पड़ा है ग्रास नली तक, उसको बोलते हैं बोलस। मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, आवाज नहीं आ रहा है क्या, अब आ रही है मेरी आवाज, क्लियर आ रही है, कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है क्या, ठीक है। अब आगे देखो आप, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां तक जो भोजन पहुंचा, दिख रहा है सभी को प्रॉपर तरीके से, यहां तक जो हमने मुख के अंदर यानी कि माउथ में जो फूड रखा वो ग्रास नली तक, इसी भाग तक इसको क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसी भाग तक तो बोला जाता है बोलस, यानी कि बोलस। अब वो फूड जो है वो किसमें प्रवेश कर गया यानी कि एंटर कर गया, पहले गया कार्डियक, कार्डियक से गया सीधा फंडस में, फंडस में। अब सुनना, अब होता यह है कि इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि इसी प्रकार से एक द्विपालिका, एक झिल्ली पाई जाती है स्टोमक के अंदर, पूरा बिल्कुल जहां तक स्टोमक है उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, और लेयर पाई जाती है इसके अंदर, और इसी के अंदर आपको ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है, इसी प्रकार से संरचनाएं दिखाई देती है, बहुत सारी संरचनाएं होती है, बहुत सारी, पूरे स्टोमक के अंदर ऐसे किसी भी ऐसी संरचनाएं बनी होती है, जैसे स्प्रिंग के आकार की, ये स्प्रिंग के आकार की संरचनाएं होती है, और साथ में इधर एक म्यूकस झिल्ली होती है यानी कि म्यूकस लेयर। इस लेयर को बोलते हैं आप श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर बोलते हैं। और ये सारी म्यूकस का स्त्रावन करती है, ये सारा म्यूकस का सीक्रेट करती है, मतलब म्यूकस को उत्पादन करती है। अब एक बात सुनो, जैसे ही भोजन गया इसमें, एंटर हुआ किसमें, जठरागम में, यानी कि कार्डियक भाग के अंदर भोजन गया, यहां तक वो बोलस कहलाता था, ठीक है। आपको पता है हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl पाया जाता है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताता हूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। देखो हमारे मुख्यतः इसके अंदर, स्टोमक के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उन तीनों का वर्क अलग अलग होता है, कार्य अलग अलग होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, जठर ग्रंथिया यानी कि
स्टमक सेल, गैस्ट्रिक सेल्स। ठीक है, ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? सतही ग्रीवा कोशिका, सतही ग्रीवा कोशिका, सतही ग्रीवा कोशिका। इसको इंग्लिश में फोवलर बोलते हैं, फोवलर, फोवलर सेल्स, फोवलर सेल्स। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क क्या होता है फोवलर सेल्स का? ये म्यूकस का स्त्रावन करती है। इसका कार्य यानी कि वर्क, इसका वर्क क्या है? म्यूकस का स्त्रावन, म्यूकस का स्त्रावन। अब म्यूकस का स्त्रावन हमारी बॉडी के लिए यानी कि स्टमक के लिए जरूरी क्यों है? क्यों है जरूरी? उसका रीजन है, उससे पहले समझो। दूसरी कौन सी सेल्स पाई जाती है? पैक्टिक सेल पाई जाती है, यानी कि मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका। इसको मिटा देता हूं एक बार मैं, यहां तक ये आप समझ गए हो तो इस स्टोमक को नाम मिटा देता हूं इसका। उसके बाद में कौन सी आती है आपकी? मुख्य कोशिका। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेप्टिक, पेप्टिक सेल, सेल्स। इसका वर्क क्या होता है? वर्क, ये प्रो एंजाइम, एंजाइम का स्त्रावन करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ऑक्जेंटिक कोशिका, यानी कि इसको बोलते हैं B3 इंग्लिश में, हिंदी में तो, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। इसका काम क्या होता है? वर्क क्या है? हमारे पेट के अंदर HCl का स्त्रावन यानी कि HCl को निकालना, देन नेज कारक, नेज कारक, ये 2 चीज क्या है? निकलती है। आपको बिल्कुल आशा करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। वीडियो अटक रहा है क्या? अभी देखते हैं 1 सेकेंड में। आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से आपको? आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, आप क्या करते हो, मेरी बात सुनना। इन सबका रीजन यही बता देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं जिंदगी में भी, अगर ध्यान से मेरी बात और आप मैं जो लिख रहा हूं वो देख रहे हो तो। सबसे पहली बात करता हूं कि सतही ग्रीवा कोशिका यानी कि फोवलर सेल, फोवलर सेल, फोवलर सेल, इसका कार्य क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर? ये क्या करता है भैया? श्लेष्मा। वीडियो सही आ रही है क्या? क्या वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है? एकदम सही, अटक तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा? कमेंट करके बताइए आप। यस है, ठीक है। आप क्या करते हो कि सतही ग्रीवा कोशिका, हर चीज का रीजन होता है, सेल्स जो पाई जाती है उसका वर्क क्या है? ऐसे जो नहीं है हमारे शरीर में कोई, आपको पता है? हाँ, एक और बता देता हूं, अनियमित कोशिका विभाजन से यानी कि अनकंट्रोल कोशिका डिवाइडेशन, उससे ल्यूकेमिया रोग होता है जिसको आप बोलते हो ब्लड कैंसर। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है, जो शरीर में जो सेल्स हमारे जीवन के लिए उपयोगी और जो जहां होनी चाहिए वहीं पे होती है और ग्रोथ करती है, उसके अनुसार जो बताऊंगा जब वो कराऊंगा आपको, बिल्कुल कंकाल तंत्र। आप समझो, इस फोवलर सेल का क्या काम है? म्यूकस का स्त्रावन करना। म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, हिंदी में बोलते हैं इसको भैया श्लेष्मा, श्लेष्मा का स्त्रावन करना, ये म्यूकस का स्त्रावन करता है। नेक्स्ट आपने बात की मुख्य कोशिका, ये पेप्टिक यानी कि पेप्टिक सेल से ये प्रो एंजाइम का स्त्रावन करता है।
ठीक है, अब वो प्रो एंजाइम कौन से है वो भी बताऊंगा। उससे पहले ये सुनते रहो एक बार। भीतरी ऑब्जेक्टिव कोशिका ये HCl का स्त्रावण करती है और साथ ही नेज कारक, इंग्लिश में भी नेज कारक है और हिंदी में भी नेज कारक है। सर हमें ये बात बताओ कि इनका उपयोग क्या होता है इन सेल्स का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है क्या कि आपका पेट गलता नहीं है, लेकिन आपके खाया हुआ जो आप नॉनवेज खाते हो वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है, उसका रीजन क्या है कमेंट करके बताना। अगर जो आपको पता है नॉनवेज को डाइजेस्ट कर सकता है हमारा स्टोमक, तो फिर स्टोमक खुद क्यों नहीं गल जाता, उसका रीजन क्या है आप कमेंट करके बताओ। मैं आपके कमेंट बिल्कुल सही तरीके से देख रहा हूं। आई डोंट नो। और बताओ, और बताओ, आप आंसर दो मेरे को, आप आंसर दीजिए। नहीं पता है, चलो आज के बाद में पता होगा आपको। देखिए उसका रीजन ये होता है कि जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारे जो स्टोमक के अंदर HCl का स्त्रावण होता है, यानी कि HCl निकलता है। और आपको पता है मतलब HCl जो है वो बहुत मजबूत एसिड होता है, मतलब उसका पीएच लगभग 1.2 से 3.0 होता है, यानी कि 1.2 3.0 आप समझ सकते हो इतना एसिडिक होगा। ठीक है, अगर हाथ में भी गिर जाए तो जल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये HCl उस जो मांस खाया है, जो भी नॉनवेज खाया है उसको डाइजेस्ट कर सकता है, परंतु इसको डाइजेस्ट नहीं करता। उसके साथ में आपको बताया था कि आप स्टोमक को देख रहे हो, इसके यहाँ पे एक झिल्ली बनी है, एक लेयर बनी है। ये लेयर क्या करती है और इसके अंदर ये म्यूकस, ये आप देख रहे हो, ये सतही ग्रीवा कोशिका यानी कि फॉलोअर कोशिका है, ये रेगुलरली स्त्रावण करती है किसका, श्लेष्मा का, म्यूकस का। तो जैसे ही आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जैसे ही नॉनवेज पहुंचता है ये एक्टिव हो जाती है और फटाफट से क्या करती है, म्यूकस का यानी कि भोजन को, जो भोजन पहुंचा है उसको लसलसा बना देती है, लसलसना यानी कि सॉफ्ट बना देती है और उसका डाइजेशन धीरे 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 उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, उसके साथ में जो काम क्या कर रहा है, HCl कर रहा है, क्या काम कर रहा है। और HCl आपको पता है बहुत जरूरी होता है डाइजेशन करने के लिए। लेकिन डाइजेशन, एक बात और सुन लेना, HCl माध्यम यानी कि HCl यानी कि अम्लीय माध्यम, एसिडिक, सिर्फ और सिर्फ हमको स्टोमक तक ही चाहिए होता है। आगे स्टोमक अगर आपका एसिडिक मीडियम रहा तो भोजन डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि फूड डाइजेशन नहीं होगा। शायद आपने नहीं सुना होगा, पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये क्या किया आपने, सतही ग्रीवा कोशिका क्या कही, उसने श्लेष्मा का स्त्रावण किया। ये म्यूकस झिल्ली जो ये रेगुलरली क्या है, रेगुलर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का स्त्रावण कर रहा है और भोजन कहां पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है बीच में। और HCl क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, क्योंकि आपको पता है मांस और में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन तोड़ देता है किसमें, सरल पेप्टाइडों में। और पेप्टाइड टूटते हैं किसमें, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे भोजन का डाइजेशन हो जाता है। अब मैं बात करता हूं, देखिए क्या है, ये समझने लायक था। अब मेरे को बताओ, ये जो मुख्य कोशिका लिखी है मैंने, प्रो एंजाइम का स्त्रावण करती है। ये प्रो एंजाइम का स्त्रावण दो तरीके से प्रो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, मतलब ठीक है, जब बच्चा होता है, जब बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर आपको पता है प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन एंजाइम होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता रहता है ये एंजाइम जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है जैसे बड़ा होता है। इसी के साथ में एक प्रो एंजाइम्स और होते हैं, प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम, ये प्रो एंजाइम होते हैं दोनों। ठीक है, ये प्रो एंजाइम होते हैं। और आपको पता है प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, हाँ जी सर, पेप्सिनोजन। वीडियो रुक रहा है क्या?
हाँ बिल्कुल दूंगा। फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब सोचने के लिए मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, मैं अभी दे देता हूं। वीडियो सही प्रॉपर तरीके से दिख रहा है क्या आपको? कहीं रुक तो नहीं रहा है? और थोड़ा रुक रहा है तो शायद सर्वर एरर के कारण हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो। आप यस या नो कमेंट करके बता दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। क्या आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है? ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब वो भोजन जो है, चलो इसका आंसर बता देता हूं आपको। हमारी जीभ यानी कि टंग मुख में कहां जुड़ी होती है? ध्यान में रखना, आधार तल। आधार तल यानी कि मुख का बेस जो है, बेस में एकदम बीच में ऊपर, निचला जो तालू है उसके बेस में जुड़ी होती है, यानी कि बीच में, यानी कि मध्य में, मिडल में, मध्य में, मध्य में। और किसके द्वारा जुड़ी होती है? इंग्लिश और हिंदी में दोनों नाम यही है, फ्रेनुलम लिंगवल के द्वारा। फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा, लिंगुअल के द्वारा मिडल में जुड़ी होती है। ये लिखा है मुख में कहां जुड़ी होती है, तो मिडल में, आधार तल यानी कि बेस में। और किसके होती है? आप देखना, जीभ अपनी टंग ऊपर करके बीच में एक आपको दिखेगा मांस, वैसे मसल्स दिखेगी, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवल। और जीभ को यानी कि टंग को साइंटिफिक नेम इसको लिंगवल है इसका, ठीक है। क्या आपको आंसर मिल चुका है? क्या आपको सोचने के लिए दिया था? अब पता रहेगा आपको, क्या आप याद रख पाओगे इस चीज को? कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल आपके। यस ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे HCl ये हमने जान लिया। अब सर एक बात बताओ, जो हमने फूड खाया, ठीक है, तो ये अमाशय जो है इसकी स्थिति कैसी हो? ये मिटा देता हूं, इसकी स्थिति लिखता हूं, आपको फील करवाता हूं, देखो कि वास्तव में ऐसा ही होता है क्या। देखो ये है, मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं लेफ्ट साइड, आपकी तरफ देख रहा हूं, तो मेरा स्टोमक है जो इस साइड में है, मेरा स्टोमक मेरे लेफ्ट साइड में है। यानी कि कहना क्या चाहते हो सर? हमको रटना है नहीं, समझ रहे हैं? हमारे उदर गुहा है, उदर गुहा किसको बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। देखो पूरे शरीर का मिडिल पार्ट होता है, यानी कि लगभग यहां तक जो लंग्स है उसको डायाफ्राम बोलते हैं, इंग्लिश में डायाफ्राम, और हिंदी में उसको मध्यपट बोलते हैं। तो मध्यपट के उदर गुहा में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के साथ में स्थिर होता है। तो अमाशय में स्थिति लिखता हूं आपके स्टोमक की स्थिति, यानी कि स्थिति कहां होती है? मध्यपट, मध्यपट यानी कि डायाफ्राम, डायाफ्राम के बीच में, बीच में डायाफ्राम के बाईं ओर, बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट साइड उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। देखो एक बात बताओ, जैसे है आप इस स्टमक को देखो, स्टमक को देख रहे हो, आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? ये कौन से अंग्रेजी अक्षर की तरह दिखाई दे रहा है? मेरे को तो दिख रहा है जे आकृति का। तो ध्यान में रखना, हमारा अमाशय अंग्रेजी आकृति, आकृति जे की शेप का दिखाई देता है, जे की शेप का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, यहां तक भोजन पहुंचा उसे तो बोलस कहते हैं। भोजन जैसे ही फूड इस कार्डियक भाग में पहुंचा, और मुख्य क्षेत्र मैंने बीच वाले का फंडस को लिखा था, उसको क्यों लिखा था? उसका रीजन ये है कि यहां पे जो भोजन पहुंच गया उसको भैया कहते हैं कायम, इंग्लिश में कायम कहते हैं। यानी कि जो भोजन किस में जाता है?
अमाशय से छोटी आंत में एंटर करता है उसको कायम कहते हैं, CYAM, उसको कायम कहते हैं। और पावर कितने किलो या कितने लीटर की होती है? आपको देख रहा हूं कमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर है, दिख रहा है, ठीक है। आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी स्टोरेज पावर कितनी है सर, ये कितना स्टोर कर सकता है अपने अंदर? तो इसकी स्टोरेज पावर होती है भैया 1 से 3 लीटर। तो स्टोरेज पावर कितना गहन कर सकती है, इसकी स्टोरेज पावर यानी कि सहन शक्ति इसकी होती है 1 से 3 लीटर। अगर आपको ग्राम में ऑप्शन में मिले तो आप कर देना 800 से 1200 ग्राम स्टोरेज पावर होती है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है कि सर बताइए हमारे आमाशय के अंदर भोजन जो स्टोर है वो कितने समय तक रहता है, यानी कि कितने टाइम तक रहता है? अगर आपको टाइम पूछा जाए तो 4 से 5 आवर तक रहता है। 4 से 5 आवर तक हमारे आमाशय के अंदर भोजन स्टोर रहता है। और कितने लीटर तक रहता है? तो 1 से 3 लीटर या 800 से 1200 ग्राम तक। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है? देखिए अब इधर देखो, मैंने आपको एक यहां पे स्पेंचर बताई थी और एक यहां पे स्पेंचर बताई थी कि सर ये स्पेंचर का काम है। देखिए क्या है, इस स्पेंचर को बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं इसको जठरागम अवरोधिनी, जठरागम अवरोधिनी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोअर इसोफेगस स्पेन लवर इसोफेगस स्पेंचर, लवर इसोफेगस स्पेंचर बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक यहां पे लगी हुई दिख रही होगी आपकी, इसको बोलते हैं पाइलोरिक यानी कि जठरा निर्गम स्पेंचर। पाइलोरिक स्पेंचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं जठरा निर्गम स्पेंचर यानी कि जठरा निर्गम अवरोधिनी। अब सर इसका कार्य बताओ, इन स्पेंचर का क्या कार्य है, यानी कि अवरोधिनी स्पिंक्टर्स का क्या कार्य है? इनका कार्य है ये भोजन को, कभी कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि जैसे हमने खाना खाया और हमको जैसे बोलते ऐसे अचानक से हिचकी आती है, ऐसे आती है, तो भोजन हमारे गले तक पहुंच जाता है और आपको पता है ऐसे अजीब सी डकार जिसको बोलते हैं वैसी आती है। इसका मतलब फूड जो है वो डाइजेशन नहीं है और आपको उस चीज की महक आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ये जो महक जाती है वहां ऐसे आपको लगता है कभी कभी खाना यहां तक आ जाता है वापस, उसका काम क्या है? ये जो जठरागम अवरोधिनी है ना, ये इसको कंट्रोल करती है। आपने देखा हो कभी खट्टा खट्टा सा लगता है, ऐसे डकार आती है, तब उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर HCl है, तो ये वापस अगर चला जाएगा तो आपको खट्टा खट्टा जैसा अनुभव होगा। हद तक ये कंट्रोल करता है क्या? लवर इसोफेगस स्पेंचर यानी कि जठरागम अवरोधिनी। और जो भोजन है, जो अम्लीय भोजन है, वो इसमें नहीं चला जाए, किसमें? छोटी आंत के अंदर। इसको कौन रोकता है? वो है पाइलोरिक यानी कि जठरा निर्गम स्पेंचर है। आगे बात करता हूं एक और टर्म से कि सर ये नेज कारक क्या है? ये नेज कारक हमारे स्टमक में कौन उत्पन्न करता है? भीतरी या ऑब्जेंटिक सेल्स। ये नेज कारक का क्या है?
ये विटामिन B12 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, B1, B2, B3 पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विटामिन B12 है उसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्मिन, यानी कि विटामिन B12 इसका साइंटिफिक नाम है साइनोकोबाल्मिन नाम है इसका। आपने देखा होगा कि साइनोकोबाल्मिन नाम है, आपने देखा होगा इसमें कोबाल्मिन, आपको लग रहा होगा कोबाल्ट, इसमें धातु पाई जाती है। एक ही विटामिन है ऐसा जिसमें धातु पाई जाती है, वो है साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नाम है। इसके अवशोषण के लिए यानी कि इसके ऑब्जर्वेशन के लिए ये सहायता करता है कौन? मेज कारक। बाकी सारे विटामिन लिवर अवशोषण करता है। सिर्फ ये एक ही विटामिन है जिसको B12 साइनोकोबाल्मिन, जिसको ये स्टोरेज करता है कौन? मेज कारक। उसके अलावा जितने भी विटामिन है उसको स्टोर कौन, मतलब ऑब्जर्वेशन यानी कि अवशोषण कौन करता है? लीवर यानी कि यकृत। उसकी भी बात करेंगे, उससे पहले यहां तक ठीक है क्या? उसके बाद इन प्रोटीन के बारे में बताता हूं आगे। HCl की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं। क्या डायग्राम मिटा दूं? ये मिटा देता हूं, यहां पे उतार लिया होगा। अब इधर देखिए, अब सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताओ। देखिए आगे बात करते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने HCl, तो HCl के कुछ कार्य भी तो होंगे, HCl के कुछ वर्क भी तो होंगे। ये वर्क क्या होता है? ये भोजन को यानी कि फूड को, भोजन यानी कि फूड को अम्लीय यानी कि एसिटिक नेचर, अम्लीय नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति प्राप्त करवाता है, अम्लीय नेचर प्राप्त करवाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा और क्या काम करता है ये? आप अभी मैंने बताया था कि इसमें प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। तो ये क्या काम करता है HCl? इस पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम, इस पेप्सिनोजन एंजाइम को, इस पेप्सिनोजन एंजाइम को HCl जो है वो एक्टिव कर देता है, यानी कि सक्रिय कर देता है किसमें? पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजन को HCl सक्रिय करता है यानी कि एक्टिव करता है और पेप्सिन में बदल देता है। अब ये पेप्सिन जो है ये क्या काम करता है? ये पेप्सिन टूट गया किसमें? पेप्सिनोजन टूट गया किसमें? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन जो एंजाइम है, ये पेप्सिन ये प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टाइडों में तोड़ देता है, या पेप्टोज में, पेप्टाइडो या पेप्टोज में तोड़ देता है HCl। ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके बिहार भूज में, BPSC में, कि बताइए ये प्रोटीन प्रोरेनिन किसको तोड़ता है? तो प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या? म्यूकस। और क्या काम करता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है, फिनिश करता है। आगे और इसकी क्या उपयोगिता है? ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ये अपने क्या प्रोटीन को एक्टिव करता है। उसी के साथ में दूध में जो एक प्रोटीन पाया जाता है, क्या? केसिन पाया जाता है। ये केसिन को क्या? रेनिन किसमें तोड़ देता है? पैराकेसिटीन में।
पैराकेसिटीन में तोड़ देता है। और लास्ट ये है इसका उपयोग कि ये जो है HCl ये काम करता है अपने, जैसे मान लो कुछ थोड़ा सा मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा नहीं, नॉर्मली थोड़ी सी मात्रा में लाइपेज का स्त्रावण करता है, लाइपेज का स्त्रावण करता है। और ये लाइपेज यानी कि वसा, वसा यानी कि फैट को पचाने के लिए ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल प्लस वसीय बूंदे, वसीय बूंदे, बूंदों में तोड़ देता है। दोबारा बता देता हूं इसको। भोजन फूड को अम्लीय एसिड प्रकृति प्रदान करता है HCl। नेक्स्ट क्या है, पेप्सिनोजन जो है उसको एक्टिव करके HCl पेप्सिन में बदल देता है। ये एंजाइम है और प्रोटीन टूटता है पेप्सिन एंजाइम की सहायता से, किसमें, पेप्टाइड पेप्टोज में। उसके बाद में जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया को फिनिश करता है। उसके बाद में केसिन जो है वो रेनिन प्रोटीन को, यानी कि केसिन में, केसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर बच्चों में, मैंने बताया, रेनिन जो है एंजाइम वो पैराकेसिटिन में तोड़ता है। उसके बाद में थोड़ी सी मात्रा में लाइपेज का स्त्रावण करता है, जो क्या, फैट को यानी कि वसा को डाइजेशन करने के लिए सहायक होता है, लेकिन नगण्य ना समान होता है, इसीलिए इसमें नहीं पाएगा, इसमें नहीं। अब मेरे को एक फटाफट बताओ, मैंने आपको बोला था कि बताओ हमारे माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली किसका डाइजेशन होता है। वैसे ही सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, बताओ हमारे स्टोमक के अंदर ओनली किसका पाचन होता है, यानी कि किसका डाइजेशन होता है। फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल PDF मिलेगा, बिल्कुल PDF मिल जाएगा। हाँ, काइम इज फूड इन एसिटिक मीडियम इन स्टोमक, बिल्कुल सही है। हाँ, एसिटिक मीडियम ही मिलेगा स्टोमक के अंदर, क्योंकि उसमें HCl है। बिल्कुल, यहां तक किसी को दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ओनली फॉर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसके अंदर? हमारे स्टोमक के अंदर ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रोटीन का डाइजेशन देखा, सिर्फ ओनली हमारे पेट के अंदर यानी कि स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, बिठा देते हैं इसको। अब हमने क्या किया, हमने सर यहां तक तो पढ़ लिया, स्टमक तक। अब क्या होता है देखिए, यहां से इसोफेगस आई, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया। यहां पे पाइलोरिक स्पेंचर लगी है और यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रकार से ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। यहां तक की हमने बात कर ली थी। अब क्या होता है, जैसे आपको यहां पे एक इसी प्रकार से बिल्कुल एक पेड़ के पत्ते की जैसी आकृति दिखाई देती है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और यहां पे एक नलिका निकली होती है, नलिका, जिसको अग्नाशय नलिका बोलते हैं, बट साइंटिफिक में जो है इसको बोलते हैं विसरंग नलिका, विसरंग नलिका, यानी इंग्लिश में भी नाम यही है इसका, विसरंग डक्ट। एक नलिका निकली होती है यहां से ऐसे इधर, और आप स्टोमक को देख रहे हो, स्टोमक के इस साइड में आप देख पा रहे हो, इसी प्रकार से एक आकृति दिखाई देगी। मैं अभी आपको सिंपली वे में बता रहा हूं, जब ये ग्लैंस कराऊंगा तब बताऊंगा।
यहां पे एक डक्ट निकली होती है यहां पे, और ये वापस इसी डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस मिलता है। अब बात करते हैं कि इस ग्लैंड्स को बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास, पैनक्रियास बोलते हैं। और ये है यकृत। यकृत, इसको बोलते हैं लीवर। लीवर या जिगर भी बोलते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो अमाशय से आपको एक रस मिलेगा, जूस मिलेगा। इससे पहले मैंने जितना भी बताया आपको कि प्रोटीन जो खाना कायम बन के जो जाता है इसमें, वो सारा मिलता है स्टोमक से मिलता है। इसको गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। पेप्टिक, मुख्य कोशिका, वो सारी 3 प्रकार की आपको बताई थी। ये तीनों मिलकर बनाती है आपका जठर रस। जठर रस, इसको बोलते हैं आप गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस पहला मिला, गौर से देखना। सेकंड क्या मिलेगा आपको, ये इसी प्रकार की आकृति होती है, बिल्कुल एकदम ऐसे पत्ते के आकार की, ऐसे ऐसे आकार की आकृति होती है। इसके अंदर ऐसे बिंदु बने हुए होते हैं, इसी प्रकार के पूरे में बने होते हैं। इसको बोलते हैं लैंगरहैंस। लैंगरहैंस डीप कोशिका, यानी कि लैंगरहैंस डीप सेल्स, सेम नेम है। अब ये क्या काम करते हैं, आपको मेजर पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आपने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि सर ग्लूकागोन ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपको पता है, ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को यानी कि शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, अल्फा बीटा देन गामा। आपने इतना ही सुना होगा। मैं आपको उनके बारे में बाद में बताऊंगा जब ग्लैंड्स कराऊंगा, आपको सिर्फ इतना ही सुनना है। देखो, ये बाहरी भाग है अग्नाशय का। इस बाहरी भाग से यानी कि इस बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं बहिस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग यानी कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इससे निकलता है क्या, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस इससे निकलता है, ठीक है, बाह्य भाग से। तो सर अंदर वाले भाग से क्या निकलेगा, यानी कि इंटरनल पार्ट से। तो इंटरनल पार्ट से अल्फा बीटा और गामा सेल्स होती है जो ग्लूकागोन इनका इसको उत्पन्न करती है, इसको निकालती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, ये तब बताऊंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सर लैंगरहैंस द्वीप कोशिका तो इंटरनल में होती है, आउटर में क्या करता है, आपको पूछ ले जाए कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कौन निकालता है, कौन सिक्रेट करता है उसका, तो आपको ध्यान रखना कि अग्नाशय के बहिस्रावी भाग यानी कि बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर निकालती है किसको, पैनक्रियाटिक जूस को। और डीप क्वेश्चन जाएगा, आपको पूछ लेगा बताओ सर कौन सी सेल, आपने 3 सेल्स पढ़ी है, अल्फा बीटा और गामा पढ़ भी ली होगी, ठीक है। ध्यान में रखना एफ सेल्स द्वारा स्त्रावित होता है कौन, एफ सेल। एफ सेल द्वारा स्त्रावित होता है कौन, ये पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय रस। तो मैं यहां लिखता हूं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूं आपकी कि तीसरा कौन सा रस है। अब गौर से सुनना इधर देखो, मैंने यहां पे बनाया, यहां से ये आया गैस्ट्रिक जूस, ये मिला छोटी आंत में, ये छोटी आंत है पूरी, इसमें मिल गया। यहां से देखो विसरण नलिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, विसरण डक्ट। अब ये आया रस जो मिला वापस किसमें, छोटी आंत के अंदर मिला है, यानी कि 2 जूस मिल चुके। कौन सा, पहला गैस्ट्रिक जूस, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। अब आप देख रहे हो एक चीज और, सर ये लीवर है हमारा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है,
ये लीवर और ये नीचे हमें एक स्टोरेज भंडार यानी कि स्टोरेज भंडार दिख रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। पित्ताशय पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर, ये गॉल ब्लेडर है, ये गॉल ब्लेडर है। अब ये काम आपको बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा ये पूरा कि ये सिक्रेट कौन बनाता है, इसमें पितरस यानी कि बाइल जूस कौन बनाता है, वो सारा बताऊंगा मैं आपको। आपको एक बार इतना ही सुनना है कि इसके अंदर एक यकृत का अंदर वैसे हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और ध्यान रखना, सांपों कीटों पतंगों का अध्ययन, उसमें जो एक बताऊंगा आपको शाखा है उसमें हर्पिटोलॉजी कहलाता है। कंफ्यूजन होगा, आपको ध्यान रखना। यकृत का यानी कि लीवर का अध्ययन जो है, लीवर की स्टडी क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी। वो उसमें बता दूंगा आपको, आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अंदर इसमें हिपेटोसाइट सेल्स होती है जो, वो किसको बनाती है? पित्तरस यानी कि बाइल जूस। पित्तरस यानी कि बाइल जूस, ये बाइल जूस बनाती है कौन? ये यकृत, लीवर, हिपेटोसाइट सेल्स। अब मेरी बात सुनना, अब ये जो सेल्स में जो जूस बना बाइल जूस, ये जूस आएगा किसमें? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में आएगा, मैंने एक गुब्बारे की आकृति का बनाया है, ये जानबूझकर आप देख लेना ऐसी आकृति का होता है, ठीक है। अब ये सर ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चला जाएगा, किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत में अपने आप चले जाएगा, ऐसा नहीं जानता। यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है जो इसको क्या करता है? प्रेस करता है। उसका नाम है कैल्सिस्टोकाइनेस। कैल्सिस्टोकाइनेस, इस हार्मोन को बोलते हैं CCK, शॉर्ट नाम है कैल्सिस्टोकाइनेस, जो इसको क्या करता है? प्रेस करता है। जैसे गॉल ब्लैडर से निकला क्या, वो जो बाइल जूस निकलेगा वो किसमें चला जाएगा? किसके अंदर? ये छोटी आंत के अंदर चला जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही गॉल ब्लैडर से ऐसा जूस गया जो पित्तरस है, जो बाइल जूस है, आप क्या देख पा रहे हो? क्या बनाने का काम, बाइल जूस का बनाने का काम सिर्फ लीवर का है, यकृत का, बाकी स्टोरेज किसमें हो रहा है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में उसका स्टोरेज हो रहा है। और फिर उसके बाद में कैल्सिस्टोकाइनेस नाम का हार्मोन जो है इसको प्रेस करता है, वैसे ही वो जूस निकल कर किसमें चला जाता है? छोटी आंत में अंदर चला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे जुड़े रहिएगा, बिल्कुल छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिए तो आपको समस्या की कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप कमेंट करके बता दो आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया है? जहां पे दिक्कत आएगी, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से कमेंट कर दो।